प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुपर टीईटी के लिए हम लोग सुपर 51 और सुपर 11 की क्लास कर रहे हैं। सुपर 11 की क्लास आपको डेली मिलती है और सुपर 51 की क्लास सप्ताह में 2 बार मिलती है। यह आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। चैनल पे नीचे नंबर दिया गया, चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में, सभी ग्रुपों में। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो व्हाट्सअप नंबर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे जहाँ से भी हैं आप, पूरे प्रदेश में या किसी और प्रदेश को हो, तो आप व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर से जुड़ने के साथ ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है, जो कि फ्री है। आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, और क्लास की लिंक भी आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाती। तो आप वीडियो से जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वीडियो से जुड़ जाइए, आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके पहले 2 सीरीज हो चुकी हैं, आज की सीरीज नंबर 3 है, और इस सीरीज में आज हम लोगों ने टोटल 51 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें लास्ट का क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 51 तक के, यानी 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स के हैं। बाकी 42 तक के, जो 41 तक के जितने भी प्रश्न रखे गए हैं, आपके सभी सब्जेक्ट से रखे गए हैं, और सामान्य जागरूकता के प्रश्न रखे गए हैं, जो आपके जनरल वे में आप सुने हैं, पढ़े हैं, जानते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आपको 41 में 41 क्वेश्चन सही करना है। हालांकि टोटल क्वेश्चन 51 है, और लेकिन करंट अफेयर्स आपको ऐसे पढ़ना है, बाकी चीज़ों में इतने क्वेश्चन को आपको सही आंसर करना है। आप अपना स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं साथ में। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपको आ रहे थे और कितने प्रश्न आपके सही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। यहाँ पे लिखा गया सदस्य नहीं है, यहाँ पे नहीं वाले शब्द को आप ध्यान देंगे। सार्क का सदस्य नहीं है, हम यहाँ पे इसको कलर कर देते हैं, लेकिन कलर नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है कि चूंकि आपकी हैबिट खराब हो जाएगी, इसलिए हैबिट के अकॉर्डिंग आप इसी के हिसाब से चलिए। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और या म्यांमार, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर सही। मालदीव, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। चलिए अगर सार्क की बात करें तो सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई संगठन है, सार्क कहा जाता है। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है जिसे सार्क कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, की गई थी, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ पे मुख्यालय? काठमांडू में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 1985 में। इसका नाम क्या? दक्षिण एशियाई संगठन यानी सार्क है, और इसकी स्थापना हुई 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू का है? नेपाल में है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बात करें, यह भारतीय उपमहाद्वीपों के 8 सदस्य, कितने सदस्य हैं इसमें? 8 सदस्य हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है और श्रीलंका है। अगर बात करें तो यहाँ पे एक देश दिया गया है म्यांमार, जो कि इसका हिस्सा नहीं है। तो म्यांमार का आपका हिस्सा नहीं है, और हमसे पूछा कौन हिस्सा नहीं है, यानी सदस्य नहीं है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह प्रश्न आ रहा था, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एक साधारण सा प्रश्न है और लगभग ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं। आपको बताना है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत की गई। हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में कहा गया छुआछूत का अंत, यानी जो अस्पृश्यता है उसे, उसका अस्पृश्यता है उसका अंत बताया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 17 में। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है किस काल में छुआछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत थी, हुई या थी, तो आपको बताना है कब ये घटना हुई, कब की। तो इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसी में से चूज करना है। पहला दिया गया ऑप्शन जो है ऋग वैदिक काल है, दूसरा ऑप्शन उत्तर वैदिक काल, तीसरा है उत्तर गुप्त काल, और चौथा है आपका जो है धर्मशास्त्र के समय में। तो आपको बताना सही आंसर क्या है। अगर आप सही आंसर पाएंगे तो आप पता पाएंगे धर्मशास्त्रों के समय में जो है ये अछूत की भावना आई थी, अछूत की चीज़ें आई थी, जिसमें पाणिनि, जिसे आप जानते हैं, पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखा, जिसमें 8 अध्याय हैं, और पाणिनि सूत्र भी आप जानते होंगे। तो पाणिनि महोदय ने क्या काम किया है जो है, ये इन्होंने शूद्रों का उल्लेख किया है। किसमें? 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। आपसे पूछा जाता है 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि के द्वारा 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया गया। एक को निर्वसित शूद्र और एक को अनिर्वसित शूद्र कहा गया है, ठीक।
निर्वसित और अनिर्वसित को आप ऐसे समझिए कि हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी देख रहे हैं, हम हैं, आप हैं, जो भी लोग हैं, सभी लोग अनिर्वसित शूद्र के अंतर्गत आते हैं। अब ये अनिर्वसित शूद्र किसे कहा जाता था? ऐसे अछूत व्यक्ति को जो कोई ऐसा कर्म करके आया है कि जिसे मंदिर गृह में, पाठशाला गृह में या पूजा गृह में नहीं जाने दिया जा सकता, ऐसे लोगों को अनिर्वसित कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर के कपाट हैं, वहाँ पे आप दर्शन भी करने जाते हैं तो आपको गर्भगृह तक नहीं जाने दिया जाता, बाहर से ही आपको दर्शन कराया जाता है। आपको वहाँ पे स्थापित मूर्ति को नहीं छूने दिया जाता, तो आपको बाहर से ही दर्शन करा दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप बाहर से भ्रमण करके आ रहे हैं, आप शुद्ध नहीं हैं, आप अछूत हैं। ठीक, इसलिए कि आपका हाथ गंदा हो सकता है, आपका पैर गंदा हो सकता है, या आप खुद ही जब शौच जाते होंगे, यानी आप लेटरिन बाथरूम जाते हो तो अच्छे तरह से हाथ पैर मुंह धुल करके फिर आप रूम के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ के कपड़ों को छूते हैं। उस तरह के चीज़ें जैसे आप अगर हैं तो आप किसमें? अनिर्वसित प्रकार के शूद्र हैं, यानी आप अछूत हैं। इस समय आप गंदे हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप अपनी पुस्तक को नहीं छू सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। कारण इसका दूसरा था कि इससे बीमारियां फैल रही थी। और लेकिन दूसरी जो यहाँ पे वजह थी वो कौन है? निर्वसित शूद्र। ऐसे व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया गया था जो सफाई कर्मी थे। ठीक, हालांकि उन्हें शूद्र कहा जाता था उस समय, जो सफाई कर्मी थे, तो उन्हें बाहर कर दिया गया था और उन्हें समाज से बाहर कर मतलब रखा जाता था, अछूत माना जाता था और इन्हें लोग छूना पसंद नहीं करते थे। इनमें पहले प्रकार के शूद्र को अस्पृश्य माना जाता है, मतलब ऐसे लोग जो हैं अस्पृश्य माना जाता है, इन्हें छुआ नहीं जाता। किसे? अनिर्वसित को, इसको निर्वसित को। ठीक है, अनिर्वसित में सब लोग आ जाते हैं जो कि मतलब कुछ समय के लिए गंदे हैं और उसके बाद नहा धो करके अगर वो साफ हो जाते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? प्रश्न आपके सिलेबस में भी रखा गया 1857 की क्रांति, तो आपको बताना कि 1857 का जो विद्रोह है किस कारण से असफल रहा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी थी, ठीक, पहला। दूसरा ऑप्शन है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। तीसरा ऑप्शन रखा गया इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना। और चौथा ऑप्शन है जो कि जमींदारियों की असहभागिता। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही, आपको सही आंसर बताना है। चलिए, आप सही आंसर सोचते रहिए, तब तक नीचे की चीजों को पढ़ते रहिए। 1857 का विद्रोह सिपाहियों के गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस के कारण शुरू हुआ। ठीक, अवश्य शुरू होने का मुख्य कारण उस समय यही बना था कि गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस वाला मैटर था, इनफील्ड राइफल्स वाला, और इसी मैटर से शुरू होता है। लेकिन यह विद्रोह का मूल कारण अंग्रेज नीतियों के प्रति बढ़ती लोगों की असंतोष था। अंग्रेज नीतियां जो बनाते जाते थे उससे असंतोष फैला था, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई थी। विद्रोही यद्यपि सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन उनकी सुनियोजित योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव था। क्या था? सुनियोजित योजना और केंद्रीय संगठन का उनके पास अभाव था, जिसके कारण वो अपने मिशन में सफल नहीं हुए। हालांकि केंद्र जो लोग थे जो इसमें विरोध कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अंग्रेजी सत्ता की हुकूमत को जड़ से हिलाना ही नहीं बल्कि इसको उखाड़ के फेंकना है। लेकिन केंद्रीय सत्ता ना होने के कारण, कोई एक मजबूत संगठन ना होने के कारण ये चीज़ें क्या हुई, इनकी सफल नहीं हो पाई और असफल हो गया। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्यम वर्ग ये विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। याद रखना, ये लोग विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। पूछा जाता है कि निम्न में कौन ऐसा जो विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जो विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, और बहुत ऐसे शिक्षित मध्यम वर्ग थे जो विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। उसका कारण ये था कि इनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश राज से हित का काम होता था, इनका लाभ जुड़ा रहता था, इसीलिए ये इसमें भाग नहीं लेते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि बताइए, अब 4 ऑप्शन रखे गए, आप इसमें पढ़िए और चारों के ऑप्शन के बारे में सोच करके आंसर दीजिएगा। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। और चौथा है, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच
पुनर्मेल स्थापित किया? आपको ऑप्शन सोचना है, आंसर बताना है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोच के बताइए। तो जो आपका सही आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। देखिए मित्रों, मैंने कहा ना कि हम आपको ये सीरीज लगातार आपकी चलती रहेगी, सप्ताह में 2 सीरीज और डेली आपकी 11 क्वेश्चन की जो सीरीज है सुपर 11, वह आपका डेली चलता रहेगा। आपको अगर परीक्षा में सफल होना है तो आपको एन केन प्रकार इस सीरीज का पूरा कार्यक्रम देखना है। यह सीरीज आपको भले लग रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन, लेकिन अगर आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे ना तो ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको परेशान करते हैं। साधारण प्रश्न आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, कठिन प्रश्न उतना परेशान नहीं करते हैं। इस सीरीज को आप लगातार करते रहेंगे, आपको इसका लाभ आपके एग्जाम में अवश्य मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप जरूर जुड़ें और जरूर अपने मित्रों को भी जोड़ें और अपने मित्रों को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ आप कह रहे हैं इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। कह रहा होम रूल आंदोलन, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक और कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट इसके प्रमुख नेता माने जाते हैं। किसके? होम रूल आंदोलन के, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तिलक जो है, इस जो है बाल गंगाधर तिलक जो है स्वशासन प्राप्ति है तो 28 अप्रैल 1916 को बेलग्राम में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। कब स्थापना कब होती है होम रूल लीग की? होती है 1916 में। कहाँ? 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना होती है। किसके द्वारा किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कहाँ होती है? बेलगांव में होती है। कहाँ पे होती है? बेलगांव में होती है। आगे बढ़े। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रमुख प्रभाव कहाँ पड़ा? कर्नाटक में पड़ा, महाराष्ट्र पड़ा, लेकिन मुंबई में नहीं पड़ा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पे नहीं पड़ा, तो मुंबई में नहीं पड़ा। उसमें ऑप्शन में एन केन प्रकार ऑप्शन में मुंबई रहेगा और आपको मुंबई ही ऑप्शन चूज करना है। बिना पूछे आंसर पूछा जाता है कि जो है बाल गंगाधर तिलक का, ऐसे पूछ लिया जाता होम रूल लीग आंदोलन का असर कहाँ पे नहीं पड़ा था। ऑप्शन में मुंबई हर हाल में रहेगा और आपको मुंबई को ही ऑप्शन करना है। बम्बई या मुंबई जो भी रहेगा उसी को आंसर करना है, ठीक है। मध्य प्रांत और बरार तक फैला हुआ था। भारत आकर एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्र कॉमन बिल 2 जनवरी 1914 को, अगर एनी बेसेंट के बारे में कुछ जानकारी रखें तो इनका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कॉमन बिल, इनकी एक पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, इसके बारे में पूछा जाता है। किससे संबंधित है? एनी बेसेंट से संबंधित है। 2 जनवरी 1914 ईस्वी को से तथा दैनिक पत्र न्यू इंडिया जो है 14 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से भारतीयों में स्वतंत्रता और राजनीतिक भावना को जागृत किया गया था। क्या किया गया था? भारतीयों को स्वतंत्रता और राजनीतिक भावना को जागृत किया गया था इस पत्रों के माध्यम से। यह घटना कब की? 14 जनवरी 1914 की। और इसमें न्यू दैनिक पत्र आते हैं 14 जनवरी 1914 को, और 2 जनवरी 1914 को कॉमन बिल नामक पत्र निकलता है जो कि एनी बेसेंट द्वारा है और ये साप्ताहिक पत्र होता है। याद रहेगा, गलत मत करिएगा अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से? आपको प्रश्न बताना। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, आप पढ़िए और उसका आंसर बताइए कौन सा आंसर सही है। उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती हुई मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से या संवहनिक मानसून से, आपको इसका आंसर करना है। भारत में वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहती है। इसमें उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। विषुवत-रेखी पछुआ पवन और दक्षिण गोलार्ध में स्थित दक्षिणी पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखा पार करके फेरेल के नियमानुसार भारत में प्रवाहित होती हैं। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और इसी के द्वारा भारत में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। कहाँ गया? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम मानसून कहते हैं। अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून, वापस होती मानसून। कह रहा भारत में वर्षा ऋतु कहाँ से होती है?
इसे दक्षिण पश्चिम नहीं दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है, इसे दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं। ये शाखाएं दो भागों में बंट जाती हैं। ये दो शाखाओं में बटा होता है, जिसे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती? ये प्रश्न आपको बताना है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है? बाब अल मंदेव। कौन है? बाब अल मंदेव संधि जो है ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारनूज जलसंधि जोड़ती। हारनूज जलसंधि किसको जोड़ती? फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ती? हारमुज जलसंधि जोड़ती है, जो ओमान और ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ओमान और ईरान में स्थित है। मलक्का अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जलसंधि। मलक्का जो है ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जलसंधि होती है। यह इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। कहाँ पे? इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। काला सागर और मारमारा सागर कौन है? काला सागर और मारमारा सागर जो है ये कहाँ पे है? जोड़ने वाली जलसंधि है कौन सी? काला सागर और मारमारा सागर को जोड़ने वाली जो जलसंधि उसे क्या कहते हैं? बोसपोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोसपोरस जलसंधि कहते हैं। और ये कहाँ पे है? टर्की में। कहाँ पे है? टर्की में है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन के आपने आंसर देख लिया। जो प्रश्न था उसका आंसर क्या होगा? बाब अल मंदेव। ठीक है, बाब अल मंदेव। ठीक, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग हुए थे आपके प्लेट विवर्तन की क्रिया द्वारा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के द्वारा अलग हुए थे। और जिसके प्रतिपादक कौन है? 1962 में हैरी हेंस ने इसका प्रतिपादन किया था। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेंस ने। और कब किया था? 1962 ईस्वी में। कब किया था? 1962 ईस्वी में। अगला जो आपका है तकला मकान। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपको बताना। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये ऑप्शन बताना है। कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या चीन में? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा चीन में। कहाँ पे है? चीन में। देखते हैं। कह रहा वह क्षेत्र, ऐसा वर्षण क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, मरुस्थल की श्रेणी में आता है। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंगयांग युवर स्वतंत्र क्षेत्र यानी चीन में विस्तारित है। कहाँ पे? चीन में विस्तारित है। कहाँ पे? चीन में विस्तारित है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सबको इसका आंसर पता है, मुझे पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो ये हो जाएगा आपका राज्यसभा। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं, यानी मुक्त होते रहते हैं, कार्य से मुक्त होते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी विघटित नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों में कौन ऐसा है जो हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? आपको इसका आंसर बताना है। प्रोपिल एल्कोहल, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल या मेथेनॉल? आपको इनमें से आंसर बताना है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन है? एथिलीन ग्लाइकॉल हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होने वाला एथिलीन ग्लाइकॉल। आपका ऑप्शन सही हो जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यह प्रश्न आपने कई बार पढ़ा होगा कि किस संविधान संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। आपको बताना है किस में ऐसा हुआ था। तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद, राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन आपको बताना है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप कमेंट करके बताइए 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये प्रश्न आपको आंसर करना है। सुपर 11 वाले सीरीज में हमने आपको करवाया, इसलिए हम आपसे पूछ सकते हैं।
चलिए, यहाँ पे कहीं कहीं पे राष्ट्रपति लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो ट्रा में रा का मात्रा होता है वो गलत हो गया है, ठीक है। तो इतना आप समझ सकते हैं, आप समझ लीजिएगा। अगर पीडीएफ आप निकलवाएंगे तो उसमें अपना सही कर लीजिएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से रहता है ये बताना है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 56A के अनुसार, 56A के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, अपने पद ग्रहण की तारीख से, जिस दिन वो पद ग्रहण करता उस तारीख से 5 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति होता है, ठीक है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद, अगर संविधान के अतिक्रमण करता है तो वो अनुच्छेद 61 के उपबंध की रीत के हिसाब से चलाए गए महाभियोग के द्वारा भी इसे पद से हटाया जा सकता है। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा, जो शोर होता है नॉइज पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, उसकी सह सीमा कितनी हो सकती है आपको बताना, कितने ज़्यादा शोर आप सह सकते हैं। तो आपका आंसर होता है यहाँ पे, जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 85 डेसिबल। कितना? 85 डेसिबल शोर तक आप सह सकते हैं, सुन सकते हैं, यह आपकी सह सीमा है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है। ध्वनि की तीव्रता क्या है? एक भौतिक राशि है, अतः यह सटीक मापन संभव है, इसका सटीक मापन किया जा सकता है। इसका यसाई मात्रक जो होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, तथा सामान्य प्रयोग में इसे बेल के नाम से जाना जाता है। बेल के 10वें हिस्से को डेसिबल कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेल के 10वें हिस्से को डेसिबल कहा जाता है, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर हम देखें, एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल है, तथा मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा 85 डेसिबल कितनी है? अगर हम एक नगर की बात करें, देखिए यहाँ पे एक नगर के अनुसार, किसके हिसाब से? WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण की स्तर की सीमा कितनी होती? 45 डेसिबल। तथा मनुष्य शोर को सहने की जो क्षमता होती कितनी होती? 85 डेसिबल तक के शोर को सह सकता है। कुछ स्रोत दिए गए हैं और उसकी तीव्रता दी गई, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, साधारण बातचीत अगर हम करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल का शोर हम लोग करते हैं। अगर हम लोग जोर से बात करते हैं तो कितना करते हैं? 50 से 60 डेसिबल। विद्युत मोटर चलता है तो कितना? 110 डेसिबल। सायरन बजता है पुलिस का या एम्बुलेंस का तो कितना होता है? तो आप कहेंगे 110 से 120। और जो जेट विमान चलते हैं उसका डेसिबल कितना होता है? 140 से 150। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष को की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट HDI जो होती है उसे किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आप कहेंगे UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। तो ये प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। UNDP के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI 2020 में भारत का स्थान 131वां है, तथा प्रथम स्थान पर नॉर्वे। कौन है? प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। निम्न में से कौन सा हार्मोन है? निम्न में कौन सा हार्मोन है? तो आपको बताना है, ये जो देखिए जिसके लास्ट में एज लगा होगा, अगर इसको करेंगे तो इन्वर्टेज एज आ रहा ना, तो जिसके लास्ट में एज लगा हुआ है तो 99% तक क्या होगा? एंजाइम होगा। क्या होगा? एंजाइम होगा। क्या होगा? 99% तक एंजाइम कह सकते हैं आप उसे। एज लगा हुआ तो एंजाइम मान सकते हैं 99% तक। एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल होता है, आप जानते हैं सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल हो गया। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि एक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ है और हम सब लोगों के शरीर में यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन जो है ये हमारे शरीर के किससे? पैंक्रियाज से, जिसे अग्न्याशय कहा जाता है। पैंक्रियाज ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पैंक्रियाज के अल्फा सेल और बीटा सेल से, अल्फा सेल से ग्लूकागान निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की डिस्टर्बेंस और ग्लूकागान के डिस्टर्बेंस के अनुसार आपको एक रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम होता है शुगर, यानी डायबिटीज हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन में डिस्टर्बेंस के कारण होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैसे हैं प्रश्न? आप बताइएगा कि आपको प्रश्न टफ लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं या सही लग रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि एक प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर के लिए, दोनों के लिए ये प्रश्न आपके लिए बेहतर होंगे। आपको जरूर पढ़ना चाहिए प्रश्न। एक्चुअली में होता क्या है, इन प्रश्नों को जब हम कई बार पढ़े रहते हैं ना, तो एग्जाम में आता तो आपका आंसर डायरेक्ट उसी पेन जो उठती ना, डायरेक्ट उसी
पे गिरती है आंसर वाले पे और आप उसे गोला करेंगे तो आपको एक नंबर फिक्स मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे सामने से गुजरा नहीं रहता है तो हमको थोड़ी सी हमारे सामने समस्या खड़ी होती है प्रश्न को पढ़ना और समझना। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होता जाएगा, ऐसा हमें भरोसा है और उम्मीद भी है। अब एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, चूंकि इस प्रश्न को हम सुपर 11 में करा चुके हैं तो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। इस प्रश्न को आपको बताना है। प्रश्न ये, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है, इसको मापा जाता है, किसको मापा जाता है तो आपको इसको बताना है। ठीक है, किसको मापा जाता है तो आपको इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क का है, 16 नंबर का क्वेश्चन, आप 16 नंबर डालिए और इसका आंसर जरूर लिखिएगा कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है, इसका मापन किया जाता है, जा सकता है। किस चीज़ का मापन करते हैं? चट्टान की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग या चट्टानों का भार। आपको बता दें, पूरा प्रश्न अवश्य देखिएगा, लास्ट में 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न रखे गए हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है? यहां पे नहीं लिखा गया है, इसको याद रखिएगा, 7 बहनों का भाग नहीं आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर बताइए। मेघालय, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और कौन है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। पूर्वोत्तर की 7 बहनों में पश्चिम बंगाल राज्य शामिल नहीं। कौन शामिल नहीं? पश्चिम बंगाल राज्य शामिल नहीं है। इनमें निम्न राज्यों को शामिल किया गया: अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये शामिल किए गए हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय हैं जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? जिन्हें गुरुदेव के नाम से जानते हैं तो उनके बारे में आपको बताना है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर मिल जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको जानते हैं आप, 1912 में नोबेल प्राइज दिया गया था, भारत के पहले नोबेल प्राइज विजेता हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम गीतांजलि था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की को गुरुदेव नाम से जाना जाता है। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी ऐसी सभ्यता है जो नील नदी के तट पर पनपी? तो जब आप पूछा जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता तो आप कहेंगे भारत, ठीक, लेकिन नील नदी मिस्र। नील नदी की देन कहा जाता है किसको? मिस्र को। डूरंड कप खेल किससे संबंधित है? तो डूरंड कप खेल जो है किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। भारत छोड़ो किसकी प्रक्रिया के प्रारंभ किया गया? किसकी प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? आपको बताना, किसकी प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? कैबिनेट मिशन योजना में, क्रिप्स प्रस्ताव में, साइमन कमीशन रिपोर्ट में या बेबल योजना में? आपको बताना सही आंसर कौन सा यहां पर होने वाला है। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, कौन सा सही आंसर है आप बताएंगे? क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता तथा जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतें और वस्तुओं के अभाव में भारतीय जनमानस में असंतोष बढ़ दिया था, जिसके वजह से क्या हुआ था, आपका ये दूसरा प्रस्ताव आया था जिसका नाम क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे भारत छोड़ो। ठीक, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की जब बैठक होती तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक, गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गांधी इरविन समझौता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। आपको बता दें 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अनेक शर्त रखी गई थी। जिसमें से एक शर्त यह है, गांधी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था, यह भी सही है। कारावास में बंद सेनानियों को छोड़ा जाना था, यह भी सही है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा समस्त अधिकृत जमीनें मूल स्वामियों को वापस लौटाई जाए, यह बात इसमें नहीं कही गई थी। तो यह ऑप्शन चूंकि हमें गलत वाला बताना था, तो यह आंसर आपका सही हो जाएगा।
पसीने का मुख्य कारण होता है होम्योस्टेटिस, यानी आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना निकलता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। आल्हा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, सही है। जो बिरहा है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित, यह भी सही है। कजरी जो है रुहेलखंड से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कजरी का मिर्जापुर होगा, ठीक है। और उसके बाद चैता अवध और भोजपुर क्षेत्र से संबंधित है, जबकि लावड़ी कहाँ से, रुहेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। सभी सुमेलित हैं, लेकिन जो आपका सही आंसर है वो कौन है, एक गलत था और चूंकि हमको गलत वाला ही छांटना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा। कजरी कहाँ से संबंधित है, मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो वो हैं आपके गुप्त वंश के शासक हैं। कौन है, गुप्त वंश के शासक हैं। अब यहां से आपके सीडीपी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 10 प्रश्न हैं, आपको सही आंसर करना है। 10 नहीं 8 प्रश्न है शायद, और आपको सही आंसर करना है, गलत आंसर मत करिएगा। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा जो संबंधित हैं वो आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, ठीक है। किससे संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। बंडूरा का मानना कि व्यक्ति समाज में रहता है और वहीं से अधिगम प्राप्त करता है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। एक को हम लोग सकारात्मक व्यवहार यानी पॉजिटिव थिंकिंग के लोग कहते हैं, और दूसरे को नेगेटिव थिंकिंग के, जिसे नकारात्मक व्यवहार के लोग कहे जाते हैं। यदि हम बात करें अधिगम वक्र के पठार कब बनता है, जब आप थक जाते हैं तो आपका अधिगम वक्र का पठार बन जाता है, तो थकान के कारण आपका पठार बनना शुरू हो जाता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती, कौन सी ऐसी है जो व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती, सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो मनोवैज्ञानिकों की अगर हम बात करें, मनोवैज्ञानिक में निरीक्षण की 3 पद्धतियां मानी गई। कितनी, 3 पद्धतियां मानी जाती हैं, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन और प्रायोगिक, ठीक। तो अब आप यहां बता सकते हैं कि विधि कौन सी है शिक्षा की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ठीक। 3 प्रकार की विधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक जब स्वयं के व्यवहार तथा मानसिक गतिविधियों का निरीक्षण करता तब वह अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है। अंतर्दर्शन विधि जो होती है सर्वनिष्ठ, क्या देखिए फिर से कह रहा है कि अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान में सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाता है, अंतर्दर्शन। कौन हो जाएगा, अंतर्दर्शन आपका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 29 का है। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, स्मृति का यानी मेमोरी की व्याख्या करता है। आपके टॉपिक में मेमोरी रखा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्न रखा है। पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति कहलाता है। क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है, तो आप कहेंगे क्रिस्काय में, सुडोलकाय में और गोलकाय में, इन सभी में बांटा है क्रेसमर ने। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि, मनुष्य में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरे को हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, और तीसरे को हम लोग कहते हैं, जिसको क्या कहा, तो जल्दी बता दीजिए, मिश्रित ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथ के अंतर्गत बात करें तो लार ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथ के अंतर्गत ही आपकी कौन सी, यकृत आती है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथ के अंतर्गत आपका थाइमस है, पिट्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन हो जाता है, आपकी जो है एड्रिनल ग्लैंड हो जाती हैं, आपकी टेस्टिस हो जाता है, ओवरी हो जाता है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थाइमस, थायराइड और पीयूष, ये सभी किस्में आ जाती हैं अंतःस्रावी में। लार ग्रंथ किसमें है, बहिस्रावी में। मिश्रित ग्रंथ का एक उदाहरण है अग्न्याशय, जिसे आप वहाँ से अग्न्याशयी रस भी निकलता है, और क्या निकलता है, ग्लाइकोजन और इंसुलिन नामक, ग्लूकागान और इंसुलिन नामक हार्मोन भी निकलता है। माफ करिएगा, ग्लूकागान और इंसुलिन नामक हार्मोन भी निकलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का सिद्धांत नहीं, यानी बुद्धि का सिद्धांत नहीं, आपको बताना बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। इसके बारे में आपको आंसर करके बताना, बुद्धि का सिद्धांत नहीं है।
बुद्ध के स्वरूप की रूपरेखा अगर हम बात करें तो बुद्ध के स्वरूप की पूर्ण रूप में व्याख्या करने व उसे समझने के लिए बुद्ध के कई सिद्धांत सहायक हैं। बुद्ध के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिने, टर्मन और स्टर्न ने एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है और बुद्ध के त्रिकारक सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया है। और प्रत्यागमन जो है, प्रत्यागमन सिद्धांत का संबंध आनुवांशिकता से है, तो यहाँ पे प्रत्यागमन जो है आपका वही सही आंसर हो जाएगा। चूंकि पूछ रहा किसका संबंध नहीं है तो नहीं वाले के लिए प्रत्यागमन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जली तथा कीटभक्षी पौधा, जल में भी हो और कीटभक्षी हो, तो ये आपका जल जो कि कीटभक्षी पौधे वही होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं। डायोनिया और ड्रोसेरा ये दोनों पौधे कैसे हैं? स्थलीय हैं। कैसे हैं? स्थलीय हैं और यह भी कीटभक्षी हैं। और यूट्रिकुलेरिया यह भी जो है यह जली है लेकिन कीटभक्षी पौधा होता है। निम्न में से कौन सा चुंबक क्षेत्र का मात्रक नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो चुंबक क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आपको बताना है चुंबक क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हैं, एक ऑप्शन दिया गया जो कि नहीं है। तो कौन नहीं है? तो आप कहेंगे वेबर जो है चुंबक क्षेत्र का मापक नहीं है, बाकी सभी मात्रक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर है, गॉस है और टेस्ला है। बांझपन रोधी विटामिन है, कौन से ऐसी विटामिन है जिसकी वजह से बांझपन खत्म हो जाता है? तो है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक, विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B4 आता है, B5, B6 और उसके बाद B9 और B12 अलग अलग प्रकार की बहुत विटामिन पाई जाती हैं। विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आपका विटामिन बी और विटामिन सी आता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत ए, डी, ई और के नामक विटामिन आते हैं। निम्न में से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है, यानी कौन ऐसा है जो वास्तविक मछली नहीं है, उसके बारे में आपको बताना। कौन ऐसा जो वास्तविक मछली नहीं? तो है आपकी रजत मछली जो है वास्तविक मछली नहीं है, बल्कि यह एक कीट है, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है और कीट प्रकार का एक प्राणी होता है। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो आप सब लोग जानते हैं कैलेमाइन जिनका अयस्क है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो आप कहेंगे यहाँ पे यौगिक के रूप में कौन जाना जाता है? ग्लूकोज जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक तत्व का और दूसरे तत्व के साथ मिल गया है, पानी के साथ मिल करके ग्लूकोज का निर्माण होता है। दो अलग अलग समूहों से मिलकर के यौगिक का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है, तो यौगिक आपका कौन है? ग्लूकोज हो जाता है। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो आप कहेंगे न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -273 फ़ारेनहाइट आपका सही आंसर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है 0 होता है। कारण क्या होता है? जो जी का मान होता है पृथ्वी के केंद्र पर, जी का मान 0 होता है और जो भार होगा वो mg² होगा। और आप जानते हैं जब किसी को गुणा किया जाए 0 से, तो जब 0 से गुणा किया जाता है तो वह वस्तु कैसी भी हो 0 हो जाती है। बाइनरी नंबर अंकन की पद्धति आपको बताना है, बाइनरी नंबर अंकन की पद्धति बताना है। एक प्रश्न यहाँ पे है, इसका आंसर आपको करना है और इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। यानी इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसका बाइनरी नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब बाइनरी नंबर निकालिए। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं यहाँ पे 16 है, 16 को आप क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो 2 से क्या होता है? कट जाता है। जब कट जाता है 2 8 16 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 चौके 8 हो जाता है और यहाँ पे 0 आ जाता है। फिर आप 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकन्ने 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब 1 में 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं और 1 काउंट हो जाएगा, तो 1 से लेकर के ऐसे ऊपर तरफ चले जाएंगे, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 10 प्रश्न हैं जो कि करंट अफेयर्स के हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को जरूर देखेंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे। बस 5 मिनट और लगेगा, आप पूरे वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 में बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? बस आपको संख्या याद रखनी, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कितना प्रावधान है? 1.32 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किए गए। कितने? 1.32 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो आप कहेंगे मेरठ में। कहाँ पर रखी गई? मेरठ में रखी गई। क्लियर है? चलिए, जिसका शिलान्यास कब किया गया? 2 जनवरी 2022 को। और अनुमानित लागत कितनी? 700 करोड़ अनुमानित लागत रखी गई है। किसकी? ध्यानचंद्र विश्वविद्यालय की। ठीक। विश्व का पहला बिटकॉइन शहर किस देश में के द्वारा स्थापित किए जाने की योजना है? यह भी प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। आपके लिए 2 होमवर्क दिए गए हैं, एक पीछे दिया गया था, एक ये दिया गया है। इन प्रश्नों को हम सुपर 11 में बता चुके हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को हमने होमवर्क दिया है। यदि आप नहीं देखें सुपर 11 देख लीजिएगा, वरना आप अपना गूगल करके भी मैसेज कर सकते हैं। बाद में हम अगले में इसको शामिल करके इसका आंसर बता देंगे अगली सीरीज में। ठीक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अनाथ बच्चों की मां के तौर पर विख्यात किस सामाजिक कार्यकर्त्री के निधन हो गया? तो है सिंधु ताई सपकाल। कौन है? सिंधु ताई सपकाल। 2021 में साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा की गई? तो 20 भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में, इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद हिंदी में किसको मिला है? दया प्रकाश को मिला है। इनका नाटक है कौन? अशोक, सम्राट अशोक नाटक के लिए इन्हें हिंदी में दिया गया है। और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, जानना होगा। 15 नवंबर को किसकी जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया गया? जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया गया है किस दिन को? तो आप कहेंगे बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे, और वो है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिसंबर 2021 में टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आप कहेंगे किसको चुना गया है? तो आप कहेंगे सिमोन बाइल्स को। किसको? सिमोन बाइल्स को चुना गया है। 2021 में संपन्न आईपीएल के 14वें संस्करण का खिताब किसने जीता था? 2021 में संपन्न आईपीएल के 14वें संस्करण का खिताब किसने जीता था? तो आप कहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स। और इसके कप्तान कौन थे? एमएस धोनी। ठीक, महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 2021 में फिलीपींस देश में आए किस तूफान ने क्षेत्र को प्रभावित किया? तो कौन सा ऐसा तूफान था? तो आप कहेंगे कौन सा तूफान आया था? राय तूफान आया था। तूफान का नाम क्या था? राय तूफान था। फिलीपींस के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा तबाह किया था। तूफान का नाम क्या है? राय। ठीक, चलिए। और इस प्रकार से अंतिम प्रश्न इस सीरीज का, तीसरे सीरीज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। 2021 में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो आप बताएंगे क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई महू में। कहाँ पे की गई? महू में की गई है। और इसी प्रकार से आपने पूरा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ हम बात करेंगे तो लगातार हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी। आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।